नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल शनिवार को लिया गया टेस्ट आशानुरूप बहुत ही बढ़िया रहा। आप लोगों के रिस्पांस भी बहुत अच्छे रहे। लगभग 268 जनों ने 268 बच्चों ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया और कई जनों के मार्क्स भी काफ़ी बढ़िया आए हैं और भविष्य में ऐसे प्रयास करते रहना भी, और इसी प्रकार टेस्ट आपका मैं लेता रहूँगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कल लिए गए टेस्ट यानी कि शनिवार को लिए गए टेस्ट का संपूर्ण हल करवाऊंगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या था। तो बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। पहला प्रश्न था कि कुचालकों के वर्ग F में एक सारणी है अचालकों की YAEBFSC के नाम से। तो कुचालकों के वर्ग F के अंतर्गत कौन सा पदार्थ नहीं आता, हमें वो पदार्थ इसके अंदर से ढूंढना है जो इसके अंतर्गत नहीं आता। तो देखते हैं ध्यान से। ऑप्शन ए है एस्बेस्टस, बी है फाइबरग्लास, सी है माइका, डी है लेदराइड पेपर। एस्बेस्टस, फाइबरग्लास और माइका ये तीनों वो अचालक मटेरियल हैं जो F श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लेदराइड पेपर है ये F श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। अभी जो हमारा क्वेश्चन है कि अर्धचालक पदार्थों में तापमान वृद्धि से उनकी चालकता रिक्त स्थान होती है। अब अर्धचालक पदार्थों के बारे में यदि आपको पता हो तो एक बात कि हमारे पास दो तरह के तापमान आधारित रेजिस्टेंस होते हैं। एक को हम बोलते हैं PTC और एक को बोलते हैं NTC। ताप गुणांक भी आप इसको कहते हो। आगे आने वाले टॉपिकों में ये आपको हल करवाऊंगा। तो PTC वो है जिनका यदि टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा, तो इनका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। जबकि NTC बिल्कुल विपरीत चलते हैं। यदि इसका तापमान बढ़ता है तो इनका प्रतिरोध घटता है। तापमान बढ़ा, प्रतिरोध घटा तो चालकता भी क्या होती है, भी बढ़ती है। तो तापमान बढ़ने से चालकता का बढ़ना। तो प्रश्न दोबारा, अर्धचालक पदार्थ में तापमान वृद्धि से उनकी चालकता में भी क्या होती है, भी वृद्धि होती है, कमी नहीं होती। शून्य परिवर्तन हो ऐसा संभव नहीं है। इनमें से कोई नहीं फिर हो नहीं सकता। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चांदी से बने दो समान लंबाई के तारों का व्यास भिन्न भिन्न है। दो तारे हैं हमारे पास चांदी की, ये रही दो तारे भी, और उनका व्यास भिन्न भिन्न है। व्यास भिन्न भिन्न है, चलो एक ज्यादा मोटी है और दूसरी पतली है। कह सकते हैं कि इसका व्यास यदि इतना है तो इसका व्यास इससे ज्यादा है। व्यास मोटाई कह सकते हो, ये अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है, आपको विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो किसी भी एक पदार्थ के एक विशेष टुकड़े का प्रतिरोध है। विशेष टुकड़ा, विशेष आकार का टुकड़ा। और जब वो आकार विशेष ले लेते हैं तो उसके अंदर एरिया, लेंथ दोनों ही मैटर नहीं करती। ये क्वेश्चन मैं हर पेपर में एक अलग तरीके से प्रस्तुत करूंगा। पिछले पेपर में भी दिया था, इसमें भी दिया है। आपने तब भी गलत किया था, अब भी गलत किया है। कई ने तब भी सही किया था और अब भी सही किया। मैं चाहता हूं हर बार आपका सही हो, लेकिन हर बार मैं कुछ ना कुछ फॉर्मेट चेंज कर दूंगा, तो ध्यान रखना। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है किसी भी पदार्थ का वो सदैव नियत रहता है। भी ये हमेशा क्या होता है, नियत है, ये फिक्स रहता है। ये केवल एक ही कारक से बदलता है। ये एरिया, लंबाई, व्यास, मोटाई इनसे परिवर्तित नहीं होता। ये एक ही कारक से चेंज हो सकता है, वो कारक है तापमान। यदि तापमान बदल जाएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाएगा। आप अपनी किताबों को उठा के देखो, उसके अंदर जो चालक की सारणी दे रखी है, धातुओं की सारणी दे रखी है, उसके अंदर विशिष्ट प्रतिरोध जो आपका दे रखा है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया गया है। जो विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है वो आपका किस में मेजरमेंट किया गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहा गया है। 20 से तापमान बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध अलग निकल के आएगा, घटाएंगे तो भी अलग निकल के आएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध है वो व्यास पर निर्भर नहीं करता। वो किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। तो तापमान का हमने जिक्र नहीं किया, तो विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं करेगा, नहीं पड़ेगा। और दोनों तारों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या रहेगा, समान रहेगा। तो बात समझ में शायद आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी परिपथ में यदि वोल्टेज पतन करवाना हो, वोल्टेज ड्रॉप यदि आपको करवानी हो, जैसा कि हमने टेस्टर में करवाया था, याद हो तो, प्रतिरोधक को बार के साथ कौन से क्रम में, तो उसी टेस्टर का उदाहरण ले लेते हैं। टेस्टर में एक लैंप लगा था और यहां वो रेजिस्टेंस जो आपसे गिर गया था, यहां वो टेस्टर की आगे आके टिप आ जाएगी इस प्रकार से, और यहां आप अपना अंगूठा रखते हो। यही तो था, ये आपका लैंप आ गया, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है ना। अब लैंप जो था वो 5 वोल्ट की वोल्टेज चाहिए। यहां जो वोल्टेज आ रही थी वो 240 वोल्ट थी। तो 235 वोल्टेज का ड्रॉप हम किस क्रम में लगाकर करवा सकते हैं, होता है श्रेणी क्रम। बहुत ही आसान है। समांतर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, समांतर सही नहीं होगा। मिश्रित में शाखाएं होती है, शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप भी कौन सी शाखा में होगा, मिश्रित के श्रेणी शाखाओं में होगा। इसकी चर्चा आगे के टॉपिकों में हम करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा श्रेणी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार में अधिक बड़े प्रतिरोधकों की शक्ति क्षमता होती है। एक छोटी सी बात है, शक्ति, ताकत, पावर, ठीक है ना। एक तो मुर्दलो सो छोरो है, पतलो सो जमाई, ठीक है। और एक मक्कू मर्डू जोर ज्यादा की मैं,
कलेजा की बात को निकल काला जो पतली हो ज्यादा होनो, जोर ज्यादा ताकत ज्यादा किसमें, बड़े आकार में। गोदे में ज्यादा ताकत होती है, कुत्ते में ज्यादा ताकत होती है। ओ गोदो 3-4 क्विंटल को मोटर, और कुत्ता कितने का 15, 20, 25, 30 किलो का होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ताकत साइज पे डिपेंडेबल है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड में भी यही है, आपका 0 वाट का लैंप होता ही नहीं है, फिर भी आप कहते हो चलो ठीक है वो 15, 5, 7 जो भी वाट का है इतना सा है, 100 वाट का उससे बड़ा, 200 वाट का उससे बड़ा, 500 वाट का उससे भी बड़ा। तो प्रश्न पे दोबारा, आकार में अधिक बड़े आकार के प्रतिरोधकों की शक्ति क्षमता, आकार बढ़ेगा शक्ति क्षमता भी बढ़ती है, तो शक्ति क्षमता बड़े आकार के प्रतिरोधकों की उच्च होती है, छोटे आकार की निम्न होती है। 1/2 वाट वाले तो मैंने बताया था आकार में बहुत ही छोटे इतने से होते हैं, उन पर कलर कोडिंग करते हैं। इससे बड़े हैं उन पर जगह होती है, लिख सकते हैं, याद कर लेना, वीडियो देख लेना, पिछला सब पता लग जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिश्र धातु में निकिल नहीं मिश्रित किया जाता? निकिल किस में नहीं है? तो मैग्नीन के अंदर बिल्कुल 4% निकिल होता है। नाइक्रोम के अंदर बात करें तो 80% निकिल होता है। जर्मन सिल्वर के अंदर यदि बात करें तो 15% निकिल होता है। और क्रोमियम की यदि बात करें, ये तो एक शुद्ध धातु है, इसमें निकिल मिश्रित नहीं है, तो आपका डी सही होगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी टेस्ट दो तो ध्यान रखना, नहीं शब्द ध्यान से पढ़ लेना। प्रश्न आपको आता होगा, बहुत आसान लगेगा, लेकिन आपने इस नहीं है, नहीं होता है या होता है, इन दोनों में डिफरेंस आ गया। अगर ये नहीं शब्द यहां से हटा दे तो प्रश्न क्या बनता? किस मिश्र धातु में निकिल मिश्रित किया जाता है? तो हमारे ये तीनों ही सही होते, ए बी सी, तो अंतिम ऑप्शन होता उपरोक्त सभी। तो बस इस नहीं शब्द का विशेष ध्यान आने वाले टेस्टों के प्रश्नों में आपको देना होगा। तो हमारा उत्तर डी आएगा, क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम शुद्ध धातु है, शुद्ध धातु में निकिल मिश्रित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पट्टी प्रतिरोधकों की छठी पट्टी में यदि नारंगी रंग उपस्थित हो तो उसकी टीसीआर वैल्यू, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको 6 बैंड रेजिस्टेंस में मैंने बताया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो वो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। अब बात करें टीसीआर वैल्यू की, तो काला रंग सबसे पहले पट्टी में था, उसकी कोई टीसीआर वैल्यू नहीं होती। काले के बाद में आता है रंग भूरा, भूरे के बाद में रंग आता है आपका लाल, लाल के बाद में रंग आता है आपका नारंगी। तो आपसे नारंगी रंग की टीसीआर वैल्यू पूछी गई है, भूरे की टीसीआर वैल्यू होती है 100, लाल की बात की जाए तो 50, नारंगी की बात की जाए तो 15, और सभी की सभी जो इकाइयां हैं वो ppm पर केल्विन, पार्ट पर मिलियन पर केल्विन के हिसाब से मेजरमेंट होती है। तो आपसे नारंगी की पूछी है तो नारंगी की 15 ppm पर केल्विन आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न भी आपका, K420G मान वाले प्रतिरोधक का अधिकतम प्रस्तावित मान क्या है? K420G मान वाले प्रतिरोधक का मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू पूछा है। तो आपको बताया गया था ये मान अंकन की प्रत्यक्ष विधि है, जहां K अंग्रेजी अक्षर आ गया वहां हमने पॉइंट लगाना, फिर 420 इसका गुणा कर देना है हमने। K की वैल्यू कितने से? 1000 से, तो 1000 का गुणा 0.420 से करोगे तो कितना आएगा? 420 ओम। आपका प्रतिरोध 420 ओम 420 ओम का है। तो 420 आपके ऑप्शन में नहीं है, कई जनों ने सोचा है प्रश्न गलत होगा, लेकिन प्रश्न को दोबारा देखोगे तो पता लगेगा अधिकतम प्रस्तावित मान पूछा गया है। अधिकतम मैक्सिमम, मैक्सिमम कब निकलेगा? जब आप G की वैल्यू निकालोगे। G कौन है इसकी? J इसकी टॉलरेंस है, और G यदि देखो टॉलरेंस वाली टेबल तो G की टॉलरेंस का मान कितना होता है अभी? 2%। तो 420 ओम 2% की सहिष्णुता रखने वाले, अब इसकी सहिष्णुता प्लस में लेनी है, माइनस में नहीं लेनी भी। तो 420 का 2% कितना होता है अभी? 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा आपका 8.4 ओम। तो 8.4 ओम इसका 2% है, और इसमें ऐड कर दो 420, तो ये 428.4 ओम। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखा करो। आपके दिमाग में जो उत्तर फिक्स होते हैं वैसे प्रश्न नहीं है, आपको जो करवाया गया है प्रश्न उसी से जुड़े हुए आ रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप चाहते हो, थोड़ा सा अलग दूंगा ही दूंगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उपकरण को केवल डीसी धारा से प्रचालित किया जा सकता है? केवल डीसी धारा से प्रचालित किया जा सकता है। टेबल फैन एसी डीसी दोनों पर चल सकता है, एसी वाले भी होते हैं, डीसी वाले भी होते हैं, ये सही नहीं है। रिस्ट वॉच, रिस्ट मतलब कलाई घड़ी, कोई ऐसी घड़ी देखी है कि जगह एसी चल है, सॉकेट में से तार लगाकर कलाई घड़ी के साथ साथ या तो जेब में जनरेटर लेके फिरने देखिए क्या? नहीं। तो रिस्ट वॉच वो उपकरण है जिसको हम केवल और केवल डीसी यानी कि सेल से चलाते हैं, एसी से कार्य नहीं करेगी। इंडक्शन मोटर एसी से चलती है, फिलामेंट लैंप एसी डीसी दोनों पर चलता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिस्ट वॉच यानी कि कलाई घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा चित्र एक विशेष प्रकार की लाइट का चिन्ह है? फ्लड लाइट। फ्लड क्या होती है? बाढ़। बाढ़ आने वाले क्षेत्र में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जब सर्च अभियान चलाया जाता है तो एक विशेष प्रकार की लाइट प्रयुक्त की जाती है। भी वो लाइट इस प्रकार की होती है कि उस लाइट के अंदर एक विशेष प्रकाश का प्रभाव स्ट्रेबोस्कोपिक विद्यमान नहीं होता। हिलती डुलती चीज जो है वो हिलती डुलती ही नजर आती है, स्थिर नजर नहीं आती। आगे जब टॉपिक प्रकाश करवाऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा। तो फ्लड लाइट का आपको चिन्ह इसके अंदर से ढूंढना था, जो ऑप्शन ए है। चिन्ह आपकी किताबों में दिए गए, कई का गुरुजी चिन्ह कठुल है,
हो मान तो लाते को नहीं लाते तो भैया ढूंढो, गुरुजी भी तो ढूंढे है, तो मेहनत करो थोड़ी सी। ये फ्लड लाइट का है, ये आपका स्पॉट लाइट का है। किसका है? स्पॉट। एक जगह कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा हो, कोई डांस डूंस कर रहा हो तो उसके ऊपर, उसी के ऊपर एक फोकस देना, वो स्पॉट लाइट होती है, वो ये हो गया। उसके बाद में ये वाला जो लैंप है आपका, ये प्रोजेक्टर का है। ये जो सिंबल है किसका है? प्रोजेक्टर लैंप का है। और ये सॉकेट आउटलेट का है भी, सॉकेट जो लगे होते हैं उसका नया सिंबल है। ये सारे नए सिंबल है। कुछ सिंबल जो देखो आपकी कुछ किताबों में पुराने सिंबल दे रखे हैं। निमी जो आपकी ITI की मानक किताब है उसके अंदर अपडेट वर्जन में कुछ सिंबल अपडेट भी हैं, तो अपडेट सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे। हो सकता है कईयों में पुराने पूछ ले, क्योंकि कई है जिन्होंने पुराने टाइम में ITI की या यदि उनको पेपर बनाने के लिए कह देंगे तो हो सकता है वो पुराने सिंबल जो है प्रयुक्त कर ले, तो आपको नए भी याद रखने पड़ेंगे, पुराने भी। लेकिन आगे नौकरी लगने के बाद जो आपकी ड्राइंग मिलेगी आपको आपकी जॉब के अंदर, उन ड्राइंग के अंदर नए सिंबल ही जो है वो आपको नजर आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आधारभूत परिपथ के घटक क्या है? अभी आधारभूत कोई भूत नहीं है, ध्यान रखना, बेसिक सर्किट बताया गया आपको। एक सामान्य आपको सर्किट बनाना है, सर्किट परिपथ मैंने करवाया था, उसके घटक क्या क्या है? बिल्कुल एनर्जी सोर्स हमें चाहिए, सेल बैटरी के बिना नहीं चल पाएगा। कनेक्टिंग वायर तार चाहिएंगे, कंट्रोलिंग करने के लिए स्विच चाहिएंगे, तो ये तीनों ही चाहिए। तो आधारभूत घटक कौन है? भी उपरोक्त सभी, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से रियोस्टेट के घटक है। अब रियोस्टेट के घटक, अब रियोस्टेट जो होता है एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, भी सभी को पता है, ठीक है ना। एक अचालक आधार पर तार लपेट कर तैयार किया जाता है, फिर इसके ऊपर एक चल भुजा होती है, ठीक है ना, चल भुजा रोटेटिंग आर्म, और इसी रोटेटिंग आर्म को यहां पर नाम दिया गया है वाइपर का। वाइपर में साफ करने वाला सफाई वाला, सेम ऐसे सी वाइप करते हैं, रगड़ कर चलती है तो वाइपर बोलते हैं उसको। तो अब देखो निम्न में से रियोस्टेट के घटक केवल वाइपर, क्या रियोस्टेट में केवल ये वाइपर होता है क्या? बाकी ऑप्शन पे भी जाना पड़ेगा। वाइपर और रेजिस्टेंस ट्रैक, ट्रैक मतलब जिस पे वाइपर चलेगा, तो वाइपर भी होता है, रेजिस्टेंस पे ऊपर चलेगा भी, तो ये रेजिस्टेंस ट्रैक हो गया। तो ये दोनों ही उपस्थित होते हैं। आर्मेचर क्योंकि जनरेटर मोटर पढ़ रहे हैं क्या? गलत। उसके बाद में केवल रेजिस्टेंस ट्रैक नहीं, केवल रेजिस्टेंस ट्रैक यदि लेंगे तो ये फिक्स वैल्यू बन जाएगा, फिर ये परिवर्तित मान का नहीं होगा, जबकि रियोस्टेटिक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, वाइपर और रेजिस्टेंस ट्रैक दोनों ही रियोस्टेट के घटक हैं, भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य तार कुंडलित प्रतिरोधक जब कार्यरत अवस्था में हो तो उसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का मान, एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस है भी। रेजिस्टेंस चाहे कोई भी हो, रूल सबके लिए सेम है। यदि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखो, मान लेते हैं आप एक पीसीबी देख रहे हो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड देख रहे हो, इसके अंदर बहुत सारे घटक लगे होते हैं, पास लगे होते हैं, और इनमें काफी सारी मात्रा होती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस बहुत सारे इसके अंदर इस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। अब ये सारे रेजिस्टेंस पास लगे हैं, मैं केवल वायर बाउंड के बारे में नहीं बता रहा, मैं सभी घटकों के बारे में बता रहा हूं, सभी प्रकार के प्रतिरोधकों के बारे में। और छोटी सी जगह पर इतने सारे प्रतिरोधक है और उन सब में से धारा जा रही है, और यदि वे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करने लग गए तो उस परिपथ को ही नष्ट कर देंगे। तो इसलिए प्रतिरोधक चाहे कोई भी हो, चाहे वायर बाउंड हो, कोई भी हो, बढ़िया किस्म के जो प्रतिरोधक होते हैं उनके अंदर उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है उसका मान बहुत ही क्या होता है भी कम, शून्य नहीं कर सकते भी। शून्य ऊष्मा धारा जाएगी, ऊष्मा आएगी। जूल ने कहा था कि जूल को याद करेंगे, जूल देवता जी आगे इंतजार करे, बांगे भी धोख मारांगा, बांगे समामणि करनी पड़ सी बाग देखांगा। उसके बाद में न्यूनतम, बिल्कुल सही बात, कम से कम होना चाहिए, अधिकतम नहीं होना चाहिए, तो मशीनें जल जाएंगी। अनंत अगर ऊष्मा होगी तो आग ही लग जाएगी भी, ध्यान रखना। तो जो कोई भी रेजिस्टेंस देखो, जरूरी नहीं है कि वायर बाउंड या तार कुंडलित ही हो, हर रेजिस्टेंस जो बढ़िया क्वालिटी का होगा वो हीट जनरेशन उसका बहुत ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक नियतमान कार्बन प्रतिरोधक जो निम्न मान रखता है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 470 ओम प्लस माइनस 18.8 ओम। अब 18.8 ओम जैसे आपके दिमाग में है, 470 ओम तो ठीक है, ये 18.8 ओम टॉलरेंस तो माना गुरुजी प्लस माइनस में ही ठीक है, प्रतिशत में, और प्रतिशत में चलो ठीक है, मान के चिन्ह गलत लग गया होगा सर से, ये भी सोचा होगा कि उन तो दे दिए वह आगे हमारा बोनस अंक मिल जाएगा, तो गुरुजी जानबूझ के दिए हुए, तो 18.8 ओम दे दिया, ये मैंने प्रतिशत निकाल के दे दिया और आपसे प्रतिशत वैल्यू पूछ ली, ध्यान रखना। ऑप्शन देखोगे तो समझ में शायद कईयों को बात आ जाएगी। अब 470 ओम है, टॉलरेंस इसके 18.8 ओम निकल के आ रही है, तो 470 ठीक है ना, मिक्का 18.8%, जो 18.8 ओम है वो कितने प्रतिशत है, या 18.8 ओम जो है वो 470 का कितने प्रतिशत है। तो बहुत ही आसानी से प्रतिशत निकालना है हमने, तो प्रतिशत निकालने का सरल सा फॉर्मूला है, किसका निकालना है, 18.8 इंटू
100 बटा में कितनी वैल्यू का 470 का। इसको हल कर लेना भी, जीरो से जीरो कट जाएगी, ये जीरो हटी, यहाँ पे एक जीरो और लग गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। 188 में भाग दे दो किसका भी 47 का, काटोगे तो कितने पे आएगा 4 पे आएगा, तो उत्तर आ जाएगा आपका 4%। तो प्लस माइनस 4% टॉलरेंस है। अगर मैं पूछ रहा है 4% टॉलरेंस है तो टॉलरेंस का मान कितना है, तो टॉलरेंस की वैल्यू आएगी 18.8 ओम। अधिकतम पूछ लेंगे तो 470 में 18.8 जुड़ जाता, न्यूनतम पूछ ले तो 18.8 घट जाता। आपके दिमाग में केवल एक प्रश्न होता है, लेकिन मेरे लिए प्रश्न बहुत है। इस एक प्रश्न से मैं 20 प्रश्न बना दूं, आप 5 ही बना देना, बहुत होंगे भी, ठीक है ना। प्रयास करो, रट्टे नहीं मारने, समझ के प्रश्न से ही प्रश्न बनाओ। मैं तो कहता हूं 4 ऑप्शन 2% कौन से रंग की होती है, कौन से रंग की, कौन से रंग की, कौन से रंग की, निकाल के बताओ। इसका 5% कितना होगा, क्वेश्चन तो तैयार पड़े, अब बस आप अपना दिमाग नहीं चलाते हो। तो प्रश्न बनाना सीखो, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कौन सा एक ओम के नियम के विलोम है। निम्न में से कौन सा एक ओम के नियम के एक शब्द दे दिया विलोम है। अब यहां पे जिसने विलोम नहीं देखा उसने ए ठोक दिया, V समानुपाती आई, रट्टे लगा रखे हैं। ओम का नियम कहता है V समानुपाती आई धारा वोल्टेज धारा के समानुपाती, गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही है, विलोम नहीं है, ये उसके साथ साथ चलने वाला है। उसके बाद में V बराबर IR, ये भी ओम के नियम का पालन करता है, ये दोनों ओम के नियम का पालन कर रहे हैं। I बराबर R बटा V, ओ किसो सूत्र आ गया भी, I बराबर तो V बटा में R होता है, ये होता है, ये विलोम है, ये प्रतिलोम है, जो उल्टा है ओम के नियम से। अंतिम और देख लेते हैं, ना हुआ है DR बराबर V बटा I, बिल्कुल R बराबर V बटा I भी होता है। तो ये भी होता है, लेकिन ये प्रश्न के अनुसार गलत होता है। ये भी होता है ओम के नियम के साथ साथ, लेकिन ये प्रश्न के अनुसार गलत है। ये भी होता है साथ साथ, लेकिन ये प्रश्न के अनुसार गलत है। सही कौन सा है, C सही है, I बराबर R बटा में V, ये विलोम है ओम के नियम का, ओम के नियम का पालन नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ध्रुवता चिन्हांकन युक्त निम्न में से कौन सी युक्ति है। यहाँ पे हो गए कंफ्यूज सारे के सारे, मार रखे टिका के रट्टे। इतने सालों में, इतने महीनों में जो भी आपने किया, सिर्फ रट्टे लगाए, टिका के रट्टे मारने वालों ने ऑप्शन C लगाया है भी, सीधी सी बात है। सारों के उत्तर है मेरे पास 268, 268 पार्टिसिपेट थे टेस्ट के भी। इस 268 के अंदर से लगभग 158 जनों ने, एवरेज बता रहा हूं, एक इतने तो मेरे को मिल गए थे, इतने जनों ने सी किया है, ठीक है ना। इतने जनों ने सी किया है, क्यों किया, रट्टे लगाए हुए जी। निम्न में से ध्रुवता पोलरिटी समझ में आ गया जी, प्लस और माइनस होगा, वो चिन्हांकन चिन्ह लिखे हुए हैं, लिख रहा था ना बैटरी पर लद है। कभी वोल्ट मीटर धारा मापी कभी जिंदगी में देखा हो तो था ना, पता हुआ है। ITI के अंदर कभी जाके प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको पता होगा, ये सारी चीजें पोलराइज्ड होती हैं, ठीक है ना। अब कई कहेंगे जी वोल्ट मापी कब होता है, तो बिल्कुल डीसी वाले जो होते हैं सब पोलराइज। धारा मापी डीसी वाला ले लो, सब पोलराइज। अब कई कहेंगे डीसी लिखा नहीं हुआ था, ना लिखा हो तो पोलराइज तो होंगे ही, एसी भी तो नहीं लिखा हुआ। अगर आप कहोगे जी डीसी नहीं लिखा हुआ था तो एसी भी तो नहीं लिखा, तो पोलराइज तो ये सारे के सारे हैं। उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस धातु का प्रयोग फ्यूज तार में नहीं किया जाता। तो आप लोग यहां भी एक नई चीज ढूंढोगे। नई मतलब एक नाम सुना, कईयों ने सुना ही नहीं होगा, कौन, एंटीमनी। ठोक दो जी, एंटीमनी नहीं है, निकिल नहीं है। सही उत्तर होगा क्या, निकिल। निकिल के फ्यूज तार नहीं बनते, ना ही निकिल को फ्यूज तार में मिलाया जाता है। एंटीमनी एक विशेष धातु है, जो आपके उच्च गुणवत्ता के HRC फ्यूजेज आते हैं उनके अंदर एंटीमनी की कुछ मात्रा रखी जाती है। एंटीमनी भी फ्यूज वायर के निर्माण में प्रयुक्त होता है, कॉपर भी होता है, लैटिन के तो बनते ही बनते हैं, किसके नहीं बनते भी, निकिल के। तो निकिल फ्यूज के निर्माण में प्रयुक्त नहीं होता, ठोका एंटीमनी, गलत हो गया अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट, 10 बार निर्मित नहीं होता, हर बार नहीं अगली बार होता है, दे दूंगा, ध्यान रखना। रट्टे मत लगाना, मैं बारी बारी दोहरा रहा हूं, रट्टे वाले मारे जाएंगे। 10 बार निर्मित नहीं होता, तांबे का होता है, एल्युमिनियम का होता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार इसका ये दोनों ही गलत। गैल्वेनाइज्ड आयरन, क्यों, गैल्वेनाइज्ड आयरन GI लोहे का बनता है क्या 10 बार? हाँ, पत्तियां जरूर बनती है, लेकिन 10 बार धारा जाने के काम में आती है। तो लोहे की पत्तियां यदि धारा जाने के काम में आएंगी तो जाहिर सी बात है वोल्टेज ड्रॉप क्या, सॉरी, जो करंट ड्रॉप है, करंट लॉसेज जो है, हानियां जो है, जितनी प्रकार की क्षतियां, सबका मान बढ़ जाएगा। इसलिए ये एकमात्र वो चीज है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इनमें से कोई नहीं सही नहीं होगा। तांबा एल्युमिनियम पहले ही गलत था, तो 10 बार किसके नहीं बनते, गैल्वेनाइज्ड आयरन के। किसके बनते हैं, तांबे के और एल्युमिनियम के। नेक्स्ट प्रश्न, चार्ज पार्टिकल कहलाता है। अब यहां पे थोड़ी सी बात भी, चार्ज पार्टिकल वो होगा जिसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव,
यदि दोनों ही होंगे तो वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, ध्यान रखना। एक ही चीज के पास दो चार्ज कभी नहीं हो सकते, दो अलग अलग चीजों के पास दो अलग अलग चार्ज हो सकते हैं। ये भौतिक विज्ञान के आपके इलेक्ट्रिकल ट्रेड के नियम है। अणु, अब अणु की यदि बात की जाए, उत्तर गलत है वैसे। अणु की बात की जाए तो अणु के अंदर मौजूद है कौन भी, परमाणु। ठीक है, परमाणु जब सामान्य अवस्था में है तो उसके अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो सामान्य अवस्था में कोई चार्ज नहीं है। आयन, आयन कब बनते हैं, जब कोई परमाणु आवेश युक्त हो जाता है, तो आयन ही वो पार्ट हैं, आयन ही वो पार्टिकल हैं जो चार्ज होते हैं। एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। एटम चार्ज पार्टिकल नहीं होता, चार्ज करना पड़ता है उसको। ऑर्बिट, कक्षाएं, कक्षाएं, यहां पर कईयों के दिमाग में आएगा ऑर्बिट चार्ज पार्टिकल है भाई, ठीक है। ऑर्बिट कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, ना कि ऑर्बिट। अगर के खाली कक्षा घेरा ले तो उसका चार्ज क्या पॉजिटिव या नेगेटिव होता है क्या, नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भी, आयन है चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट, 845 ओम प्रतिरोध व 1% की सहिष्णुता रखने वाले प्रतिरोधक का रंग निर्धारण। बहुत आसान है। 8 का क्या आएगा भी, स्लेटी, 4 का पीला, 5 का हरा। स्लेटी पीला हरा देख लो भी, स्लेटी पीला नीला गलत, स्लेटी पीला हरा हो सकता है, स्लेटी पीला हरा हो सकता है, स्लेटी नारंगी पीला गलत। अब ये दो ऑप्शन इस प्रकार से किया करो। उसके बाद में ओम, वह 1% की सहिष्णुता, कितने प्रतिशत की, 1% की। 5 बैंड है, पता लग गया, ठीक है। 1% मतलब लास्ट में भी बुरा आएगा, सबके बुरा है भी, इसके भी बुरा है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा सही है। स्लेटी पीला हरा मिल गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 845 है। अब 3 पट्टियां हमें मिल गई है, पहली पट्टी, दूसरी पट्टी और तीसरी पट्टी। चौथी पट्टी गुणक की, गुणक यानी कि गुणा का निशान। 845 का गुणा किससे करें कि वो 845 ही रहे, तो हम करेंगे किससे, चौथी पट्टी के मान 1 से। और एक मान कौन से रंग का होता है, उसी रंग का है जिस रंग का मार्कर चल रहा है, यानी कि काले रंग का। तो स्लेटी पीला हरा काला और भूरा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। जूल में नापी जाने वाली इन चारों में से कौन सी चीज है, तो कार्य की एसआई इकाई जूल है, ऊष्मा की एसआई इकाई जूल है, वैद्युतिक ऊर्जा भी जूल में मापी जा सकती है, तो उपरोक्त सभी जूल में मापे जाते हैं। वर्क, पावर एंड एनर्जी जब करवाऊंगा तो अच्छी तरह से जूल को लेके आऊंगा, बिना जूल के हमारे पार नहीं पड़ेगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतिरोधक के सिरों की ध्रुवता परिवर्तित कर देने पर उसका प्रतिरोध मान। एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये रहा 5 ओम का है, यहाँ पर हमने पहले पॉजिटिव दिया, यहाँ पर नेगेटिव दिया, ठीक है, 5 ओम का था। अब इसी रेजिस्टेंस 5 ओम वाले को यहाँ पर मैंने नेगेटिव और यहाँ मैंने नेगेटिव दे दिया, क्या प्रतिरोध बदलेगा क्या, पोलरिटी चेंज करने से प्रतिरोधकों के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पोलरिटी, ये जो रेजिस्टेंस है वो पोलराइज्ड नहीं होते, उनकी ध्रुवता नहीं होती, ना तो मान घटता है ना ही मान बढ़ता है, ना ही मान शून्य होता है, मान जैसा है वैसा रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, कॉपर ज्वाइंट फिलिंग के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ज्वाइंट फिलिंग सोल्डरिंग से जुड़ा हुआ आ गया, कॉपर की तारों पर सोल्डरिंग करनी है, फ्लक्स कौन सा, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और बेरोजा, ये तीनों के तीनों प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों के तीनों फ्लक्स कॉपर में काम में आते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग संकेत तालिका के अनुसार किस रंग की प्रतिशत सहिष्णुता 5% है। 5% याद आ गया होगा, 5% किसकी है भाई, सुनहरी की। ऑप्शन में ब्लू है, वॉयलेट है, ग्रे है और नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं भी है, तो सुनहरी तो है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। रेफ्रिजरेटर के डोर स्विच में प्रयुक्त कुंजी का प्रकार है। रेफ्रिजरेटर का डोर स्विच, एक एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने, जब बचपन में हम छोटे होते थे, सारे छोटे होते थे हम, इतने बड़े नहीं थे। फ्रिज का गेट खोल के देखा तो लाइट जल गई। अब एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, धीरे धीरे फ्रिज का गेट बंद करके ये देखा होगा लाइट कब बंद होती है, किया है ना, हाँ सभी ने किया है। अब वो लाइट कैसे बंद होती है, बाप बड़े हो गए, आपने आईटीआई भी कर ली, कड़ा के कर लियो। अब उस डोर स्विच को खोल के डोर के अंदर वाले हिस्से पे या डोर के ऊपर ध्यान से देखना, एक किल्ली सी निकली होगी इस प्रकार से, उसको पुश करना, पुश करोगे उंगली से तो गेट खुला होगा, लाइट बंद हो जाएगी। वहां जो स्विच लगता है, स्विच 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है NO, एक होता है NC। आपके डोर स्विच के अंदर जो स्विच लगा है वो होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से ये स्विच आ गया, यहाँ पर फ्रिज के अंदर का लैंप आ गया, यहाँ मान लेते हैं फेज आ गया, और यहाँ क्या आ गया, न्यूट्रल। जैसे ही आपने गेट को खोला ये स्विच बाहर आ जाता है, और जब गेट को बंद कर देते हो तो ये स्विच इस प्रकार से अंदर चला जाता है। इसको पुश करोगे दूर हो जाएगा, छोड़ दोगे वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। नॉर्मल कंडीशन क्लोज की है तो नॉर्मल क्लोज होता है, NC टाइप पुश बटन होता है। घंटी की बात करें जो आपके घर में लगी हुई, बजा के बजाना थे कदी किंगी लोगांगी, पुश बटन स्विच उसमें NO टाइप होता है। ये तो है घंटी में, किस में है ये,
जो घंटी है विद्युत घंटी उसके अंदर लगता है एनो टाइप, और यदि बात की जाए फ्रिज के डोर स्विच की तो उसमें लगता है एनसी टाइप। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? एनसी, नॉर्मली क्लोज प्रकार का। नेक्स्ट प्रश्न है 500 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़कर किस मान का प्रतिरोधक 0.008 एम्पेयर की धारा लेगा? तो ध्यान से देखो, ओम का नियम I बराबर V बटा में R, बहुत ही आसान है। वही प्रतिरोध का मान पूछा है आपसे, धारा नहीं पूछी है अभी। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा में I, तो भाग आपको आने चाहिए भी 500 बटा में 0.008, पॉइंट हटाया ऊपर 1 2 और 3 जीरो लग जाएगी। तो ये आ गया 5 लाख में 8 का भाग दे दो, 8 का भाग दोगे तो 62,500 आएगा। 62,500 को जब कन्वर्ट करोगे किलो में तो 62.5 किलो में आ जाएगा। तो उत्तर सही हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आता है, नीला सफेद पीला चांदनी अंकित किसी प्रतिरोधक के टॉलरेंस का मान क्या होगा? अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन, जैसा करवाया वैसा नहीं दिया, जरूरी था क्योंकि आप लोग रट्टे लगा रहे हो, वो आदत आपकी छुड़वानी है। तो नीला सफेद पीला चांदनी अंकित किसी प्रतिरोधक के टॉलरेंस की वैल्यू यदि आपको चाहिए तो पहले तो उसकी टॉलरेंस देखो, वो प्रतिरोध कितने का है वो देखो। नीले का 6, सफेद का 9, पीले का 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 यानी कि 1 2 3 और 4 जीरो लगा देंगे। ये आ गया ओम में, प्लस माइनस चांदनी की टॉलरेंस कितनी होती है अभी? 10%। तो ये तो है 6,90,000 ओम इसकी वैल्यू। अब आपसे सिर्फ टॉलरेंस पूछी, आपसे वैल्यू नहीं पूछी। कईयों ने 6,690 किलो ओम किया होगा लगभग, जिन्होंने सी पे उत्तर लगाया, जबकि सी उत्तर सही नहीं है। हमें 6,90,000 का कितने परसेंट बताना है? केवल 10%। 6,90,000 का 10% है तो 1 जीरो उड़ा दो, 69,000 सॉरी, कितना आएगा? 69,000, यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं 69 किलो ओम। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा बी। तो इसको करना बहुत ही आसान, मुश्किल उलझाऊंगा जरूर, हर टेस्ट में हर क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश करूंगा। 3 पट्टी प्रतिरोधकों की सहिष्णुता का मान क्या होगा? चौथी पट्टी नहीं है, और ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है जिसकी पट्टियां 4 ना हो, है ना। पट्टियां हो सकती है मिनिमम, मैंने बताया कम से कम पट्टियां 3, चौथी पट्टी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि चौथी पट्टी में कोई रंग नहीं होता नहीं है, बाजार में मिलता नहीं है, तो पट्टियां मजबूरी में 3 बनानी पड़ेंगी। और जब कोई रंग नहीं हो तो टॉलरेंस कितनी होती है भी? 20%। ये भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 बैंड रेजिस्टेंस है, 4 बैंड प्रतिरोधकों में 8 मिलियन ओम के प्रतिरोधक की तीसरी पट्टी का रंग क्या होगा? अब ये मिलियन क्या होता है? यूट्यूब देखते हो क्या? सब्सक्राइबर जी मिलियन में हो गए, किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, किसी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर। ये मिलियन है क्या? ये मिलियन है मेगा, यानी कि 10 की पावर 6। दोनों का मतलब कितना है? 10 की पावर 6, यानी कि 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 8 मिलियन का मतलब 80 लाख। अब ये 80 लाख है, 80 लाख को कैसे लिखेंगे? 8 के आगे 6 जीरो लगा देंगे। अब इसकी आपको कलर कोडिंग आपने करनी है। अब इसकी कलर कोडिंग करनी है, बहुत आसान है। ये लो स्लेटी जी, आपसे पूछा क्या है बाद की बातें, पहले कलर कोडिंग कंप्लीट करेंगे। इसका आ गया आपका स्लेटी, पूछा ही नहीं है। जीरो किसका आ गया अभी? काले का, ठीक है। उसके बाद में जीरो बच कितने गई? 5, यानी कि 10 की पावर कितनी बची है अभी? 5, 10 की पावर 5। यही तो पूछा गया है कि 4 बैंड प्रतिरोधक 8 मिलियन ओम के प्रतिरोध की तीसरी पट्टी हमारी 10 की पावर 5 वाली देखनी है। 10 की पावर 5 का रंग कौन सा होता है अभी? हरा होता है। आपका उत्तर हरा आना चाहिए और आएगा ही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है? इनमें से छांटो भी जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का पालन करते हैं। सेल करता है क्या? बिल्कुल करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बिल्कुल रासायनिक डीसी, मेटल प्यूरिफिकेशन में बिल्कुल रासायनिक प्रभावी उपयोग होता है। तो उपरोक्त सभी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत आसान है। आगे ये सब चीजें बताऊंगा मैं जब आपको सेल करवाऊंगा। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, फैराडे के वैद्युतिक अपघटन के नियम पढ़ेंगे, तब इन चीजों की चर्चा दोबारा करेंगे। E48 सीरीज की टॉलरेंस के पास क्या है? E48 E सीरीज करवाई थी प्रतिरोधकों की। सबसे पहले था E3, उसके बाद में डबल करते रहो, याद होगा E6, उसके बाद में E12, उसके बाद में E24, उसके बाद में E48। अब 3 की टॉलरेंस 50, इसकी टॉलरेंस 20, इसकी टॉलरेंस 10, इसकी टॉलरेंस 5, इसकी टॉलरेंस 2। E48 की प्लस माइनस 2% ऑप्शन में नहीं, इनमें से नहीं। चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, प्रदर्शित चित्र में यदि कुंजी को ऑन कर दिया जाए तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे? यहां आपको आने चाहिए प्रैक्टिकल। क्या आने चाहिए? प्रैक्टिकल। जब तक प्रैक्टिकल क्लियर नहीं है इस थ्योरी को नहीं समझ पाओगे। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, कुंजी चाहे ऑन करो और चाहे ऑफ करो। दोबारा डायग्राम धुंधला सा नजर आ रहा होगा, बना देता हूं मैं इसको। इस प्रकार से एक बैटरी लगी है, यहां एक लैंप लगा है और यहां पर एक ये रहा स्विच लगा है। इस प्रकार से लगे हैं और यहां एक वोल्टमीटर लगाया है अभी। के मतलब है लगाने को, ठीक है ना। इस जगह एक वोल्टमीटर लगाया है। अब कुंजी चाहे इस प्रकार से खुली रखो और चाहे कुंजी क्या कर दो भाई, इस प्रकार से कुंजी को आप बंद कर दो। वोल्टमीटर पहले तो बात है ना, तो पहले रीडिंग दिखा रहा था ना ही अब दिखा रहा है। क्यों?
ध्यान से देखो, वोल्टमीटर की ये दोनों तारें इस तार के माध्यम से क्या होगी अभी, शॉर्ट। वोल्टमीटर शॉर्ट हो गया, शॉर्ट युक्ति कार्य नहीं करती। वोल्टमीटर ना तो पहले कुछ दिखा रहा था ना ही अब कुछ दिखाएगा, चाहे स्विच ऑन करो चाहे ऑफ करो, इसका उत्तर आएगा जी 0 वोल्ट। बहुत प्रश्न बनेंगे इस डायग्राम से। इस वोल्टमीटर को उठा के यदि यहां लगा देते इस प्रकार से तो कुछ और दिखाता, यहां लगा देते तो कुछ और दिखाता, यहां लगा देते तो कुछ और, कहीं भी लगाओ। मैंने तो यहीं का पूछा, सावधान रहना। सावधान इंडिया नहीं करवा रहा, सावधान रहना, आगे प्रश्न इसी तरह के आएंगे खतरनाक वाले, तो डायग्राम पहचान लेना। इसी डायग्राम का प्रश्न अगली बार दे दूंगा, फिर उत्तर चेंज, फिर रट्टा मार लेगा तो सागी है, ठीक है ना। आप तो अगर यही डायग्राम मैं अगले टेस्ट में दे दूं और वोल्टमीटर की डायरेक्शन पोजीशन चेंज कर दूं तो लगभग जने रट्टे मारने वाले जो है वो 0 पे फिर टिक लगा देंगे, लसागी क्वेश्चन गलती गुरुजी दे दिया। गुरुजी से गलती होने की चांस बहुत ही कम है, गलतियां आप लोग ही करोगे, मैं थोड़ी सी गलती करूंगा, ऊपर इधर उधर कर दूंगा, सेम ये डायग्राम दे के मैं इसका प्रश्न ऐसा तैयार कर दूंगा, वोल्टमीटर रीडिंग दिखा देगा, ठीक है ना। वो आगे देखेंगे, सारी बातें क्यों बताऊं। अल्लाह हथौड़ा आ गया, निम्न प्रदर्शित हथौड़े का प्रकार है, एक हथौड़ा दिखाया गया है, इसका प्रकार बताना है भी आपको। सारे उन्होंने हथौड़े देखे हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के होते हैं। इस पे लिखा हुआ है स्ट्रेट पिन हैमर, ए सही है उत्तर, ठीक है। क्रॉस पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, क्ला हैमर। अब ओडंगो के हुआ स्ट्रेट पिन, सीधी पिन, ये इसका फेस, ये क्या है इसका फेस। जिस प्रकार फेस है सेम उसी डायरेक्शन में पिन है, तो ये होता है स्ट्रेट पिन, सीधी पिन वाला। एक होता है क्रॉस पिन, क्रॉस पिन के अंदर ये तो हो गया फेस, उसके बाद में पिन जो होती है वो सीधी नहीं होती, वो इस प्रकार से टेढ़ी। यदि ये पिन घूमकर यूं टेढ़ी हो जाती तो ये क्रॉस पिन बन जाता। उसके बाद में बॉल पिन, बॉल पिन में यहाँ पिन गोल होती है, ध्यान रखना, ठीक है, बॉल सी बनी होती है। क्लाइमर, क्लाइमर में एक तरफ तो फेस होता है, दूसरी तरफ इस प्रकार से एक टेढ़ा सा खांचा होता है, यहाँ किले उखाड़ने के काम में आता है, वो होता है क्लाइमर आपका। तो ये कौन सी पिन वाला है, ये स्ट्रेट पिन है। लगभग जिन्होंने क्रॉस पिन ठोका है, जो उत्तर गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये है स्ट्रेट पिन। अगली बार डायग्राम हो रहा थोड़े का देगा, थोड़ा का नहीं है अपना। 1 AH इक्वल टू डैश 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 गुलाम, 1 एम्पेयर आवर कितने गुलाम के बराबर है, एम्पेयर आवर, 1 एम्पेयर आवर कितने गुलाम के बराबर है, तो हमें गुलाम में निकालना है। भी देखते A इंटू H, ठीक है ना। एम्पेयर कितना है 1, क्योंकि देखो 1 एम्पेयर है, और घंटा भी फिर कितना लेना पड़ेगा, 1 ही लेना पड़ेगा, तो 1 इंटू 1 लिख सकते हो, 1 गुलाम के बराबर हो गया उत्तर, लगा दो 1 गुलाम, ठीक है ना। गलत। इस तरह के प्रश्न में जब भी आए क्वेश्चन आपके, तो हावर घंटा, समय घंटे में नहीं लिया जाएगा, गुलाम वैल्यू इस प्रकार से नहीं निकलती है, जिस प्रकार से नहीं निकलता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस 1 घंटे को सेकंड में। किसमें, सेकंड में। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं अभी, तो 1 इंटू 1 घंटा नहीं आएगा, सेकंड आएंगे कितने, 3600, तो 1 इंटू 3600, तो ये कितने गुलाम के बराबर है, ये 3600 गुलाम के बराबर होगा। इस तरह के प्रश्नों में समय कभी भी घंटे में, समय की जो ऐसा इकाई है, जो टाइम की ऐसा इकाई है, वो है भी सेकंड। जब तक कहा ना जाए, गणनाएं हमेशा सेकंड में ही करनी है, ना कि घंटे में। घंटे में करोगे उत्तर गलत है आपका, यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे को सेकंड में। तो ये 3600 गुलाम का क्या रखता है, चार्ज रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल एक रिक्त स्थान राशि है। बल राशि तो है, धक्का मारेंगे। अब कौन सी राशि है, सदिश है क्या अदिश है, अज्ञात नहीं है, ज्ञात कर सकते हैं, पठनी है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बल किसी के घुसुंड मारो, खींच के दांत टूट जाएंगे, पढ़ लिया उसने, ठीक है ना। अज्ञात नहीं है, दिख रहा है कुछ ना कुछ होगा। अदिश सदिश 2 ऑप्शन बचते हैं, अदिश है कि सदिश है, तो बल जिस दिशा में लगाया जाएगा उसी दिशा में आपका कार्य होगा। तो फुटबॉल पे यदि बल मारे, आपने लात मारी फुटबॉल को, किसी के मुक्का मारा इस प्रकार से, मुक्का आपका यूं दांत पड़ा, यूं दांत का बाहर की तरफ आएंगे कि अंदर ही गिटे जाएंगे, अंदर ही जाएंगे, ध्यान रखना। तो जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में काम हो रहा है, वस्तु उसी दिशा में जा रही है, तो बस सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, अदिश नहीं है। सदिश अदिश राशि भी पढ़ाऊंगा, बहुत कंफ्यूजन है इन चीजों में, सब दूर करेंगे समय आने पर। नेक्स्ट, निम्न में से सभी 1 वाट के बराबर है। सारे ऑप्शन 1 वाट के तुल्य हैं भी, ठीक है ना, लेकिन एक नहीं है, वह कौन है। 1 वाट के नहीं हो तो वाट के तुल्य है, ऐसे भी हो सकता था ये क्वेश्चन, एक शब्द हटा सकते थे। एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है भी, वाट यानी कि पावर पी ज्ञात करने के काफी सारे फॉर्मूले, वो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, देखते हैं। ए स्क्वायर ओमेगा, ए स्क्वायर ओमेगा मतलब आई स्क्वायर आर, क्या ये पावर का फॉर्मूला है, बिल्कुल उत्तर वाट में आता है। नेक्स्ट, जे पर एस यानी कि जूल पर सेकंड, शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला है जूल यानी कि कार्य, एस मतलब समय, कार्य बटा समय यानी कि पावर, पी बिल्कुल सही है, ओके है। वी स्क्वायर बटा में ओमेगा, वी स्क्वायर बटा में ओमेगा पावर ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बटा में आर, आर का मात्रक ओम, ओम को ओमेगा से, तो वी स्क्वायर बटा में, तो ये भी पावर का, ये भी पावर का, ये भी पावर का, लेकिन एक को छोड़कर एक नहीं है, कौन नहीं है, ए बटा वी। ए मतलब आई बटा
सॉरी आई बटा में वी क्या पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला है क्या? नहीं है, बिल्कुल ये हमारा पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला नहीं है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कौन सा नहीं है, हमसे पूछा था इनमें से वो कौन सा नहीं है जो पावर जिससे पावर ज्ञात नहीं की जा सकती। तो इन सब से तो ज्ञात की जा सकती है, इससे एक से ज्ञात नहीं की जा सकती। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा भी? डी ए बटा में वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अल्फा कणों को, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट जो आपको 5वीं छठी में पढ़ाया गया था, सोने की पन्नी पर अल्फा कणों के बौछार की। तो आगे देखते हैं, जब अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर फेंका गया तो अधिकतर कण पन्नी के आर पार निकल गए। इससे पता चलता है कि सोने के परमाणु में, अब यहां पे इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने बताया हमें प्रोटॉन के बारे में। ये जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था सोने की पन्नी वाला, इससे प्रोटॉन की खोज हुई थी और आपके दिमाग में रट्टे बसे हुए हैं और आपने प्रोटॉन ठोक दिया। डी उत्तर लगभग जनों ने 98% जनों ने डी लगाया है, प्रोटॉन ठोका है, ठीक है ना। क्यों? रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट, मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट ही लिख दिया, लेकिन पूछा क्या है उस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। 2 लाइनों तक तो आप प्रश्न के साथ थे, बाकी 2 लाइनों में प्रश्न से भटक गए, क्योंकि वो तो माने आवे था ना की को नहीं आवे, क्योंकि थारी के करड़ी है वो तो था ना। जब अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर फेंका गया तो अधिकतर कण पन्नी के आर पार निकल गए। इससे पता चला कि सोने के परमाणु में हाइड्रोजन नहीं है, अधिकतर स्थान क्या है? खाली है। समझ में आ रही है बात? क्या आप एक तीर चलाया आपने हवा में, ठीक है ना, वो किसी भी वस्तु के तीर छोड़ो अपने से समझते हैं। मान लेते हैं ये सोने की पन्नी है और इस पर ये फेंके भी अल्फा कण, क्या फेंके? अल्फा कण। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था कि मान लेते हैं यदि 4 ही, उन तो लाखों करोड़ों की संख्या में अल्फा कणों की बौछार की थी, मान लेते हैं 4 ही कण हमने घेरे हैं, तो 4 में से 3 पन्नी के क्या निकल जाएंगे? पार निकल जाएंगे। एक कहते हैं, ठीक है ना, वो रिवर्स आता लौट के, जो रिवर्स लौट के आया उससे पता लगा यहाँ पे प्रोटॉन है। कुछ इधर उधर भी विक्षेपित हुए थे, याद हो तो अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। तो अधिकतर कण पार क्यों निकल गए? क्योंकि आगे टकराने वाली कोई चीज ही नहीं मिली, खाली था, पार निकल गए। खाली स्थान के तो पार निकला जाता है, तीर चाले थे, आगा आ गया, थारे ही पार निकल जाओगे। अगर थे मांग खाली होगा तो अंदर हड्डियों के भिड़ गया तो अंदर ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो अधिकतर स्थान खाली था, इसकी वजह से सोने के जो परमाणु के अंदर से अल्फा कण क्या निकल गए? पार निकल गए थे। इस बात को याद कर लेना, दोहरा लेना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आगे आती रहेंगी चीजें इस तरह की। तो पहले ही पढ़ा दिया था वैसे। एक परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान एक स्थान में केंद्रित होता है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भार में शामिल है, ये दोनों भार में शामिल है, ये दोनों रहते हैं किसमें? अभी न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में रहते हैं। तो सारा का सारा भार जो है वो नाभिक में है, सबसे भारी नाभिक को माना गया। कण सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन दूसरे नंबर पे, सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। प्रश्न बहुत बनते हैं, प्रश्न केवल एक नहीं होता, उत्तर में भी अनेकों प्रश्न सुने होते हैं। जिस दिन ये काबिलियत आ गई उस दिन आगे भी बता दोगे। कौन 1 वाट के तुल्य है? फिर आ गया 1 वाट, वो अलग था, ये अलग था। देखो प्रश्न कितने बढ़ सकते हैं, इसका उदाहरण आपको मिल गया। जूल प्रति कुलाम, जूल प्रति कुलाम, जूल जो होता है वो होता है V इंटू I इंटू टी पर कुलाम, यानी कि I इंटू टी, IT से IT कट जाएगा। ये वाट के तुल्य नहीं, ये वोल्ट के तुल्य है। ये किसके तुल्य है? वोल्ट के। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर किसकी इकाई है? अभी कार्य की, वर्क की। वर्क केवल नापा जाता है किसमें? जूल में। तो ये तो जूल के तुल्य है, वाट के तुल्य नहीं है। वोल्ट एम्पेयर, वोल्ट एम्पेयर V इंटू I, बिल्कुल ये क्या होती है? पावर। पावर नापी जाती है किसमें? वाट में, ये वाट के तुल्य है। जूल सेकंड, जूल यानी कि कार्य इंटू सेकंड यानी कि समय, कार्य इंटू समय बराबर होता है ई से एनर्जी, एनर्जी फिर से नापी जाएगी किसमें? जूल में। तो ये भी वाट के तुल्य नहीं है। तो वोल्ट एम्पेयर ही एकमात्र है जो वाट के तुल्य है। हल किया करो इनको, आसानी से हो जाएंगे, रट्टे नहीं लगाने। कौन सा यंत्र आवर्ती विहीन धारा? आवर्ती विहीन धारा कौन सी होती है? अभी ऐसी धारा जिसमें आवर्ती नहीं है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है, वो धारा कौन सी है? डीसी, जो बिल्कुल क्या चले? सीधी चले। आवर्ती विहीन धारा पर कार्य करने में कौन सा यंत्र सक्षम नहीं है? तो आवर्ती विहीन धारा पर ना तो ट्रांसफार्मर काम करता, ना इंडक्शन मोटर, ना ही प्रेरक, क्योंकि इन सबको ऐसी धारा चाहिए जिसके मान में क्या हो रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं। फैराडे भाई साहब आगे इंतजार कर रहे हैं, जब उनकी बारी आएगी तो ये अच्छी तरह करवा दूंगा। फिलहाल के लिए उपरोक्त सभी, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो डीसी पर काम कर सके। ये सारे के सारे एसी पर काम करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चिन्ह है आश्रित धारा स्रोत? यहां पे एक नया नाम आया, आश्रित धारा स्रोत। धारा स्रोत, करंट सोर्स के बारे में बात करेंगे अपने आगे। धारा स्रोत क्या होता है? सीधे शब्दों में भी बताता हूं, जो आउटपुट में धारा देता है।
आश्रित मतलब निर्भर, आप भी आश्रित हो अपने घर वालों पर, हर चीज के लिए खर्चो मांगो, मिनाल दिन मांगो, पैसा मांगो, ठीक है ना। तो आश्रित धारा स्रोत वो है, डिपेंडेबल बोलते हैं इसको, एक होते हैं अनडिपेंडेबल जो निर्भर नहीं होते। आश्रित का मतलब है ऐसे धारा स्रोत जिनके मान को किसी अन्य चीज को बदलकर बदला जा सके। जैसे ओम के नियम में रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज की थी हमने, तो जो एम्पेयर मीटर लगाया था उसकी वैल्यू अपने आप क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, तो वो डिपेंडेबल था रेजिस्टेंस पर। अनडिपेंडेबल सोर्स है, आप रेजिस्टेंस हिलाते रहो, कुछ मर्जी करते रहो, 5 एम्पेयर की धारा दे रहा है, जिंदगी भर कितनी देगा, 5 ही देगा, जिस प्रकार प्रतिरोध नियत मान के होते हैं। तो यहां पर 4 तरह के सिंबल दे रखे हैं, इन चारों के बारे में बता देता हूं। ये आपका आश्रित वोल्टा स्रोत है। पहले तो धारा और वोल्टेज स्रोत की, जब भी आपके आगे जब किरचॉफ के नियम करवाऊंगा, उसके प्रश्न करवाऊंगा, तो कई बार सिर्फ प्लस और माइनस इस प्रकार से लिखा होगा, खाली आ जाए यू प्लस माइनस, तो ये वोल्टेज सोर्स, लेकिन ये अनडिपेंडेबल है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है ये। फिर कई बार इस प्रकार से तीर का निशान लगा होगा, ये भी धारा स्रोत है, ये वोल्टेज स्रोत की निशानी प्लस माइनस, धारा स्रोत की निशानी तीर का निशान। धारा स्रोत खाली तीर का निशान आ जाए, ये भी अनडिपेंडेबल, निर्भर नहीं है, खुद का ही है। अभी 5 एम्पेयर है तो यहाँ 5 ही रहेगी, बाकी चाहे बदलते रहे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये वोल्टेज स्रोत का चिन्ह है, ये वोल्टेज सोर्स का है, और ये वीएस मान लेते हैं, और ये आईएस मान लेते हैं, ये धारा स्रोत का चिन्ह है। तो खाली आ जाए, तो इस प्रकार से खाली लिखा हुआ आ जाए तो कह सकते हैं हम। तो यहां पर खाली आ गया। अब इसमें भी ध्यान से देना, ये देखो इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज, सॉरी एक वर्ग बना दिया, इस प्रकार से बर्फी कतली सी काट दी। इस प्रकार से यदि चिन्ह के बीच में कोई भी चीज लिखी जाएगी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, या सेम इसी प्रकार का चिन्ह बनाकर इस प्रकार से धारा का इंडिकेशन, धारा सोर्स का इंडिकेशन दे दे, ये बाहर जो चीज इनके ये आ गई, ये बताती है डिपेंडेबल है। ये क्या है, डिपेंडेबल। अगर ये आयताकार इस प्रकार से कतली सी बन के आ जाए तो ये डिपेंडेबल सोर्स हो जाएंगे, और यदि गोला बना आ जाए तो ये सिर्फ वोल्टेज सोर्स होगा, सिर्फ वो वोल्टेज। बहुत चिन्ह देखना आप लोग, यदि इस प्रकार से गोले के अंदर प्लस माइनस लिखा आ जाए तो ये सिर्फ वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेबल अनडिपेंडेबल का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से खाली यूं बना आ जाए तो ये सिर्फ एक करंट सोर्स है, डिपेंडेबल अनडिपेंडेबल का कोई मतलब नहीं है। खाली आ गया तो भी डिपेंडेबल अनडिपेंडेबल का कोई मतलब नहीं है। इसमें गोला भी कर देंगे तो भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस निशान का ध्यान रखना। तो ये है आपका निर्भर वोल्टेज सोर्स, यानी कि डिपेंडेबल वोल्टेज सोर्स। ये आपका सिर्फ वोल्टेज सोर्स है, ये डिपेंडेबल अनडिपेंडेबल यानी कि अनडिपेंडेबल कह सकते हो उसको। ये आपका करंट सोर्स है, अनडिपेंडेबल है ये, इसमें कोई निशान नहीं है। बीच में ये बर्फी के बीच में, इस वर्गाकार आकृति के बीच में ये चिन्ह आ गया तो ये डिपेंडेबल, ये आश्रित है। तो ये धारा स्रोत जो है ये आश्रित है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये आश्रित वोल्टेज सोर्स है, और ये केवल धारा स्रोत है। तो इस प्रकार से कर सकते हो। बाकी सिंबल टेस्ट में देता रहूंगा, पढ़ते रहना। इकाई आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का रट्टे वाले लगा देंगे जी, विभव कहलाता है। जबकि डेफिनेशन विभव की ऐसी नहीं है। इकाई आवेश को अनंत से, इकाई आवेश को कहां से, अनंत से किसी एक वैद्युतिक क्षेत्र के निश्चित बिंदु में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ध्यान रखना, कहां से लाए, अनंत से उठा के ला रहे हैं। डेफिनेशन में अनंत नहीं लिखा हुआ। इकाई आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि ये दोनों बिंदु वैद्युतिक क्षेत्र के अंदर ही मौजूद है, अनंत से उठा के नहीं ला रहे। तो अनंत से उठा के नहीं ला रहे, वैद्युतिक क्षेत्र के अंदर ही काम कर रहे हो, तो विभव नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, वो विभवांतर कहलाता है भाई। एम्पेयर साइन मन ये उलझाने के लिए है। नेक्स्ट है ऋणायन रखते हैं अभी। जो ऋणायन है, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी ऋणायन जो है जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या रखते हैं। तो देखते हैं, अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ज्यादा संख्या में माइनस का चार्ज रखने वाले ही ऋणायन बनते हैं। तो ये इसका सही हो जाएगा, बाकी भी छोड़ूंगा नहीं। अधिक संख्या में प्रोटॉन, जिनके पास प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, माइनस चार्ज कम हो जाएगा, वो धनायन कहलाते हैं, ऋणायन नहीं कहलाते। अधिक संख्या में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज ही नहीं होता, तो मैटर ही नहीं करता, ये चाहे हो चाहे ना हो। बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो उदासीन कहलाते हैं। तो 3 गलत है, एक सही है। नेक्स्ट आ गया पृथ्वी की चालकता। पृथ्वी का प्रतिरोध तो आपको बता दिया था कि पृथ्वी का प्रतिरोध R बराबर क्या होता है भी, 0। 0 का विलोम क्या होता है, अनंत। तो पृथ्वी की चालकता कितनी होती है, अनंत होती है। कुछ किलो साइमन या इनमें से कोई नहीं आएगा, ये माना गया एक आंकड़ा है। अनंत और 0 चरम अवस्था मान दी, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। तो अनंत से ज्यादा क्या है, यानी कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है। आगे आने वाले टॉपिकों में बताएंगे कि किस प्रकार पृथ्वी का प्रयोग किया जाता है दुनिया के सबसे बड़े चालक के रूप में, कैसे करते हैं वो भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है गॉस का नियम किसके लिए मान्य है। बहुत अच्छी तरह से गॉस का नियम मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि गॉस का नियम लागू होता है एक बंद सतह पर। क्या होता है, बंद सतह, किसी
किसी भी बंद सतह, कोई भी बंद सतह, मैंने बहुत सारी आकृतियां आपको देख के बताया, इस प्रकार से सतह होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, खुल गई यहां से, तो बंद सतह पर हर प्रकार से गॉस का नियम लागू होगा। बाकी सब उलझाने के लिए कुछ बातें हैं, केवल नियमित रूप से बंद, नियमित रूप से मतलब कभी कभी बंद हो जाती है, बाकी दिन खुले रहती है, नहीं, खुली सतह होते ही गॉस का नियम फेल है। केवल खुली सतह के लिए मतलब ही नहीं है, केवल अनियमित खुली सतह मतलब ही नहीं है, सतह खुली नहीं होनी चाहिए, सतह नियमित शब्द कभी खुली और कभी बंद हो, ऐसी भी सतह नहीं होनी चाहिए, हमेशा सतह क्या होनी चाहिए, बंद, तब जाके नियम लागू होता है किसका, गॉस का। नेक्स्ट, एक कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर अवस्थित है, उनके मध्य उत्पन्न बल का मान क्या होगा। आ गया, फिर रट्टे आगे 46वें क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते कईयों के हौसले डगमगा जाते हैं और यहाँ आने के बाद में दिमाग हो जाता है सुना, और बाद में थारा रट्टा ही चला है। ठोका होगा इसमें बल का मान, मात्रक न्यूटन सभी को पता है, या तो न्यूटन ठोके या डाइन ठोके, डाइन कौन ही, डाइन है, आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। 1 न्यूटन कईयों ने लगाया, 1 डाइन कईयों ने लगाया होगा, 10 की पावर 3 न्यूटन भी हो सकता है, कईयों ने ठोक दिया, लेकिन 9 गुना 10 की पावर 9 है, वो थोड़ी हुआ है और वही हुआ है, ये गलत और ये गलत, कैसे है देखते हैं। बल F पूछा गया है, बल ध्यान रखना, F बराबर कूलाम के नियम से KE Q1 इंटू Q2 बटा में d²। KE की वैल्यू कितनी होती है अभी, KE की वैल्यू 8.98 इंटू 10 की पावर 9, nm² c² वो आगे देखेंगे, इंटू Q कितना 1 1, Q2 कितना 1, दूरी कितनी 1, हल किया, ये सारे 1 कम 1 है, ये कट जाएंगे, 1 बचा, इसका गुना 1 से किया तो 8.98 इंटू 10 की पावर 9 बचता है 8.98, अप्रोक्सीमेट लगभग कितना है भी 9 है, तो ये उत्तर हो जाएगा अभी आपका, ऐसे होएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें आपको। लो भी आ गया रेजिस्टेंस, इस बार रेजिस्टेंस का डायग्राम दे दिया भाई, क्योंकि फायदा है, देखो मोबाइल आपके सारे ब्लैक एंड व्हाइट तो है नहीं, कलर्ड है, तो कलर सारे बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। पहला रंग कौन सा है अभी, लाल है, दूसरा रंग पीला, तीसरा रंग सफेद, तो लाल का 2, पीले का 4, सफेद का 9, तो 249, देखो भी 249 249 240 गलत, 239 गलत हो गया ना, तो आपका आ गया 249 किलो ओम या 24.9 किलो ओम, अब इन दोनों में से। अब यहां पर भी आगे चलेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में ये पट्टी आ गई आपकी, ये पट्टी आ गई आपकी ऑरेंज, नारंगी, नारंगी मतलब 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 3 मतलब किलो, तो 249 किलो, 249 किलो ये रहा। आगे देखते हैं कैसी पे भी, क्या पता प्रश्न गलत हो जाए भी, मेरे से और चेक करते हैं। ये आ गई भूरा, भूरा 5वीं पट्टी टॉलरेंस प्लस माइनस 1%, ठीक है, 1% देखते हैं, 1% बिल्कुल सही आ गया। उसके बाद में फिर आ गया लाल, लाल की TCR वैल्यू कितनी होती है अभी, जो लाल रंग है आपका उसकी TCR वैल्यू होती है 50 ppm पर केल्विन, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा बी। समझ में आ गई बात, कर लोगे अब तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। चिन्ह किसे प्रदर्शित करता है, चिन्ह दे दिया अभी, देखो डायग्राम आपको देखने ही पड़ेंगे, जो आपके सिंबल्स हैं वो आपको याद होने ही चाहिए, उसके बिना पार नहीं पड़ेगी। तो ये सिंबल आपने देख लिया इस प्रकार से। अब इस सिंबल का जो है वो क्या उद्देश्य है, किसको दर्शाता है, तो पुश बटन को नहीं दर्शाता। पुश बटन का सिंबल इस प्रकार से हो सकता है भी आपका नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, दोनों के अलग अलग है, नए भी हैं कुछ, वो आगे धीरे, सारे मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको पढ़ने पड़ेंगे, टेस्ट में दे दूंगा तब आप मेरे को बताना। रिले, तो ये सिंबल किसका है भी, रिले का ट्रांसफार्मर स्विच के साथ नहीं है, वैक्यूम ट्यूब का भी ये नहीं है, तो ये सिंबल किसका है, रिले का। एक चीज ध्यान रखना, जब इस प्रकार से एक डब्बी सी बनी आए यूं, ठीक है, और इसमें यूं लाइन खींची हो, इसमें बीच में छोटी सी दे रखी है, इस प्रकार से डब्बी आ जाए, उसमें यूं लाइन खींची और यहाँ से 2 तारें निकली हो इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ से भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से भी हो सकता है यूं। तो ये होती है आपकी एक मैग्नेटिक कॉइल, क्या होती है, चुंबकीय कुंडली, ठीक है, और इसी को रिले बोलते हैं, कॉन्टैक्टर के अंदर लगी होती है, और यहाँ पर एक कॉन्टैक्टर बना ही हुआ है, ये एनो है, कॉन्टैक्टर कौन सा है, एनो। अगर इसको लिखना चाहे तो पूरा भी हो सकता है, ये एक रिले है, कौन से टाइप कॉन्टैक्टर के साथ, नॉर्मली ओपन टाइप कॉन्टैक्टर के साथ, तो लंबा चौड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं बहुत है इतना आपके लिए। नेक्स्ट है फ्लक्स का गलनांक सदैव सोल्डर के गलनांक से क्या होता है भी, कम, बिल्कुल जो फ्लक्स आप यूज करते हो, अगर फ्लक्स पिघलेगा ही नहीं, उससे पहले तांबे की तार पिघल जाएगी, सोल्डर पिघल गया और फ्लक्स का मैं आंकड़ रखा, मैं तो कौन पिघलूं, तो भैया सोल्डरिंग नहीं हो पाएगी। तो फ्लक्स का गलनांक तो सोल्डर के गलनांक से भी कम होता है, जो धातु है उसके गलनांक से तो कम ही होना चाहिए। सबसे कम गलनांक ही किसका होता है भी, फ्लक्स का होता है, सोल्डरिंग प्रक्रिया में, ध्यान रखना भी। नेक्स्ट है विद्युतशीलता की इकाई। विद्युतशीलता जिसको हम जानते हैं परमिटिविटी के नाम से, इसका प्रयोग भी हमने किया था गॉस के नियम में, इसका जो प्रतीक था वो एप्सिलॉन था। बहुत सारी बातें याद आ गई होगी, तो मात्रक भी याद आ गया, फैराड प्रति मीटर। बाकियों पर भी गौर करेंगे। एक मात्रक है हेनरी,
हेनरी फेराडे, जोसेफ हेनरी, माइकल फेराडे, ये अलग अलग देश के रहने वाले एक ही समय के दौरान वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे वो एक ही चीज़ पर कर रहे थे, लेकिन अलग अलग देशों में थे, मशहूर हुए, बहुत मशहूर हुए। एक को हेनरी प्रति मीटर कह दिया, एक को फेराडे प्रति मीटर, मात्रक दिया, सम्मान में इनके कह नहीं दिया। हेनरी प्रति मीटर चुंबक से जुड़ा हुआ है, फेराडे प्रति मीटर विद्युत से जुड़ा हुआ है। ये भी परमिटिविटी है, वो भी परमिटिविटी है, उसको आप परमेबिलिटी भी कहते हो कई बारी। तो एक ही बात है, आगे चर्चा करते रहेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक कूलम स्क्वायर, ये कूलम नियतांक का मान होता है, और वोल्ट मीटर किसी भी चीज की इकाई नहीं है, गप है, यही ठोके है। वोल्ट प्रति मीटर होता तो वैद्युतिक क्षेत्र आ जाता। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपका फेराडे प्रति मीटर। ध्यान रखना, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, विद्युतशीलता। चुंबकशीलता पूछता तो आपका हेनरी प्रति मीटर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, चुंबक में देखेंगे। तो हमारे 50 क्वेश्चन अब पूरे हो गए हैं। तो ये थी आपकी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको टेस्ट पूरा करवा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा, मैं आपके प्रश्न को एक उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो अब बात करते हैं आगे आने वाले टेस्ट किस प्रकार से होंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये टेस्ट जो अंतिम था आपका, दूसरा टेस्ट था, ये आपके लिए फ्री था, सभी के लिए फ्री था, लेकिन आगे आने वाले टेस्ट फ्री नहीं होंगे, उनका बहुत ही मामूली सा चार्ज रखा गया है। उसके चार्ज को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि कई बच्चों की शिकायत है जी साहब बहुत ज्यादा है, हो सकता है कईयों के लिए ज्यादा हो, सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। तो मैंने 2 ऑप्शन आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। आपको 499 रुपए, 499 रुपए के अंदर 1 साल का पैकेज मिलेगा। अभी टीचमेंट ऐप के ऊपर आपको मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा 499 अप्रोक्सीमेट 500 रुपए की, और उसके अंदर आपको 1 साल तक आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। हर हफ्ते आपका एक टेस्ट होगा, हर महीने आपका एक इनामी टेस्ट होगा। इनामी टेस्ट के अंदर कितना इनाम रखेंगे वो मैं बता दूंगा। उसके अंदर जो भी टॉप 10 रहेंगे, चाहे 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, टॉप 10 में वैसे कम से कम 10 होते हैं, ठीक है ना। अब जितने भी टॉप 10 रहेंगे, 12, 13, 15 अब केवल टेस्ट में ज्यादा थे, उन सबको कुछ ना कुछ नगद इन पुरस्कार दिए जाएंगे। वो उनके गूगल पे, फोन पे, जो भी है पेटीएम, उसके हिसाब से मैं अपने आप कर दूंगा। हर महीने आपका इनामी टेस्ट होगा, हर हफ्ते आपका एक टेस्ट होगा ही होगा, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो दोबारा आते हैं बात पर, फीस आपकी रखी गई है उस टेस्ट की, टेस्ट सीरीज ही होगी खाली, वो उसके अंदर और कुछ आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, 499 रुपए 1 साल का चार्ज है। अगर आप नहीं देने में सक्षम हो तो एक छोटी सी स्कीम उसी के अंदर हो रहा है, 50 रुपए पर मंथ। कितने रुपए? 50 रुपए पर मंथ। अब आपकी जो इच्छा हो वो करना। मैं सभी को रिक्वेस्ट 500 रुपए की 499 वाले की भेजूंगा, जो जितने एक्सपेक्ट करके भेज देगा उसी के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो टेस्ट शनिवार को होगा वो आपका चार्जेबल रहेगा, उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट बैठ पाएंगे जिनकी फीस जमा होगी। पुराने स्टूडेंटों के लिए मैं बता देता हूं, काफी उनके भी फोन आए हैं जिनका एडमिशन जनवरी मार्च वाले बैच में हुआ था। इतने भी पुराने नहीं है, जो पिछले सालों के थे उनके लिए कोई फ्री नहीं है, सभी को चार्जेबल है। जो अभी इसी 2021 जनवरी और मार्च के अंदर जिन्होंने एडमिशन लिया था, और केवल वही बच्चे उसके अंदर फ्री या एलिजिबल होंगे टेस्ट देने के लिए जिनकी फीस पूरी जमा होगी मेरे पास। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जितना उन्होंने पढ़ लिया और उतनी फीस जमा करवा दी, तो उनके लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है फ्री वाली। उन सभी को चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज देने के पश्चात ही उनको मैं क्लासरूम में एंट्री दूंगा। और जितने भी हैं जिनकी फीस जमा है, उनको कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की फीस देने की। हाँ, कंफर्मेशन आपको करवाना होगा, आपको बताना होगा कि जी मेरा रोल नंबर इतना है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को पर्सनली फोन करके बता सकते हो, और जब बता दोगे तो मैं आपको क्लासरूम में एंट्री दे दूंगा। तो पुराने स्टूडेंटों को घबराने की जरूरत नहीं है। पुराने इतने भी नहीं है कि 2010 से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसी सुविधाएं सिर्फ उन्हीं के लिए जो सन 2021 जनवरी और मार्च बैच के हैं और उनकी पूरी फीस जमा है, उन्हीं के लिए ये सुविधाएं हैं। और बाकी आप मेरे से फोन पे बात करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूं आपको ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा, परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी प्रकार से आगे भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़िए, आप यूट्यूब से जुड़े रहिए, आप टीचमेंट ऐप से जुड़ते रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के और टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी भी करनी है आपको, उसका सिलेबस मैं आपको भेज दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और एक बात और छोटी सी, आज हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है। मैं भानु प्रताप आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।